प्लस लोगों का वैक्सीनेशन। जून महीने में 90 लाख से करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है। प्रदेश में 2100 बूथ भी हुए स्थापित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एम्स में भर्ती। मंत्री की पोस्ट कोविड समस्याओं के कारण बिगड़ी तबियत। एनसीपी नेता शरद पवार करेंगे बैठक। एमएलए और मंत्रियों के साथ होगी बैठक। गठबंधन में समन्वय पर चर्चा। आज शाम 5 बजे बैठक का समय। और कोरोना के बाद एक और चीनी खतरा फैलने की संभावना। इंसान में पहली बार पाया गया H10N3 बर्ड फ्लू का संक्रमण। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोविड-19 पर बुकलेट तैयार की गई है, जिसका विमोचन मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस कार्यक्रम में कई अधिकारी और मंत्री मौजूद रहे। कोविड-19 पर तैयार की गई बुकलेट का विमोचन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को दोपहर 12 बजे किया। यह किताब गृह विभाग और राज्य विधिक आयोग द्वारा तैयार की गई है। इसमें कोरोना से बचाव के नियम, सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। यह बुकलेट महामारी के इस दौर में पूरी जानकारी इकट्ठा किए हुए है। कोविड-19 पर तैयार बुकलेट के विमोचन में सीएम योगी के साथ जयप्रताप सिंह, मंत्री सुरेश खन्ना और टीम 9 के अन्य सदस्य मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में संक्रमण पर नियंत्रण लगाने के लिए कई बेहतर कदम उठाए गए हैं। इसी का परिणाम है कि लगातार प्रदेश में संक्रमण की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का एक महाअभियान शुरू हो गया है। 18 से 44 के साथ 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को इसका लाभ देने के लिए 6000 से ज्यादा केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य जून माह में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना रोधी टीकाकरण का है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से निःशुल्क कोविड टीकाकरण महाअभियान प्रारंभ हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बने एक टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण भी किया और कोरोना का टीका लगवाने वालों से बात भी की। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस महाअभियान को सफल बनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में चल रहे कोविड टीकाकरण महाअभियान का जायजा लिया। मैं अब तक 1 करोड़ 83 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन दिया है। अकेले जून महीने में हम लोगों का लक्ष्य है कि हम 90 से 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देंगे। आज 1 जून है। 18 से 44 वर्ष की उम्र के सभी युवाओं को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक विशेष अभियान चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने 2100 बूथ पूरे प्रदेश में स्थापित किए हैं। 45 प्लस के 3000 से अधिक बूथ पूरे प्रदेश में हमारे संचालित हो रहे हैं। आज जो अभियान हम लोगों ने स्पेशल चलाया है, इसमें सभी 75 जनपदों में न्यायिक अधिकारियों और मीडिया के लिए तो स्पेशल बूथ बनाए गए हैं, लेकिन साथ साथ प्रदेश में 12 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों के अभिभावकों के लिए भी अभिभावक स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। ऐसे 200 से अधिक बूथ प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित किए गए हैं, जिससे जो थर्ड वेव की आशंका है, उस थर्ड वेव की आशंका के पहले
हम लोग प्रदेश के अंदर 12 वर्ष की छोटी उम्र के सभी बच्चों के अभिभावकों को एक कोरोना से सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीन उपलब्ध करवा सकें। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविड के बाद अब ब्लैक फंगस की बीमारी को लेकर सरकार की तैयारियों पर तीखे सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। राहुल ने पूछा कि एम्फोटेरिसिन बी दवाई की कमी के लिए सरकार क्या कर रही है, मरीजों को ये दवा दिलाए जाने की प्रक्रिया क्या है और इलाज के बदले मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है। आपको बता दें, कोरोना महामारी के बाद देश में ब्लैक फंगस बीमारी एक नई चुनौती की तरह सामने आई है। कोरोना के बीच अब कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा आसानी से मुहैया नहीं हो पा रही। दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई और राज्यों में महामारी पांव पसार चुकी है। तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविड के बाद अब ब्लैक फंगस की बीमारी को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए सरकार से सवाल पूछे। राहुल गांधी ने कहा कि दवाई की कमी के लिए सरकार आखिर कर क्या रही है, मरीजों को यह दवा दिलाए जाने की प्रक्रिया आखिर क्या है और इलाज के बदले मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में आखिर क्यों फंसा रही है। तो तमाम ये सवाल ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने सरकार से किए। कोरोना वायरस संक्रमण काल में भी प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के काम को लेकर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर उठ रहे विरोध को शांत करने के काम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष जुट चुके हैं। आज की वार्ता को लेकर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है, क्योंकि बहुत सारी चर्चा है। 2022 300 पार। तो आप तो इस तरीके से करें जैसे कि 2017 में बात कही थी, वही बात। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष जी की अगुवाई में फिर 300 पार। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कोरोना को लेकर कहा कि इस समय कोरोना बच्चों में फैल रहा है। ये सच्चाई है कि बच्चों को कोरोना से बचाना बहुत जरूरी हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने मराठा आरक्षण को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। खास करके अहमदनगर जिले में लगभग 9000 से अधिक जो 18 वर्ष के कम लोग हैं या 1 वर्ष तक के भी बच्चों में 9000 से अधिक लोगों में कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। चिंता का विषय है। पहले से ये कहा जा रहा था कि 3rd वेव में बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, जिसको लेके राज्य सरकार ने जो बच्चों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। हर जिले में चाइल्ड केयर यूनिट बनाने का फैसला किया है और चिंता की बात निश्चित रूप से है, लेकिन पूरी तरह से हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी है कि बच्चे तो अभी स्कूल खुले नहीं, उन्हें स्कूल में जाने का कोई आदेश नहीं। बच्चे अपने घर के अगल बगल खेलते भी हैं। साथ ही साथ जो परिवार के लोग हैं वो कामकाज से दफ्तर में जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को बचाएं। उनके कारण बच्चों में इस तरह का पॉजिटिविटी बढ़ रही है, जो एक चिंता का विषय है। जब तक माता पिता गंभीरता से बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने आप को कोविड से नहीं बचाएंगे, बच्चों की गतिविधियों को सही ढंग से नियंत्रित नहीं करेंगे, तो हमें लगता है आने वाले दिनों में ये परेशानियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तब तक जो गरीब मराठा है निश्चित रूप से उसका अधिकार है EWS में आरक्षण मिलने का। उसी नीति के तहत सरकार ने आदेश निर्गमित किए हैं। जो भी 8 लाख से कम आय के लोग होंगे, किसी भी जाति धर्म का वो होगा, जिसकी जाति किसी अन्य आरक्षण के दायरे में नहीं, उनका सबका अधिकार है। इसलिए ये शासन आदेश निर्गमित किया गया। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने ब्लैक फंगस को लेकर कहा कि ये महामारी की तरह फैल रही है और कई लोगों की आंखें निकालनी पड़ गई हैं।
उन्होंने कहा बीजेपी सिर्फ अमीरों की तिजोरी भरने में लगी है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट देख रहा हूं, बड़ी स्पष्ट, 97% परिवार जो हिंदुस्तान के हैं, हमारे हिंदुस्तान के, भारत माता के, उनकी आय घट गई। और इन कोरोना के दोनों लहर में सिर्फ आपके चहेते मोदी सरकार के, अडानी और उन जैसे पूंजीपतियों की आय सैकड़ों % बढ़ी। गरीब और गरीब हुआ, मध्यम वर्ग और परेशानी में पड़ गया सिर्फ आपके वही कुछ। सोचिए, विचार करिए, ये उचित नहीं है। अगर ये 97% या गरीब और मध्यम वर्ग का स्तर नहीं उठा तो कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों का स्तर उठ जाने से भारत का कल्याण नहीं होगा। एक तरफ तो जीडीपी घट के -7.3 पे दस्तक दे रही है और दूसरी तरफ इस देश के 97% परिवारों की आय घट गई। 97% परिवारों की आय का घटना जो अभी सर्वे रिपोर्ट देख रहा हूं मैं, मोदी जी, पूरा हिंदुस्तानी है आपके रिलेट हुए, आपकी गलत आर्थिक नीतियां रिलेट हुई। काश आपने पहले कोरोना की लहर के बाद सबक सीखा। और फायदा किसका हुआ है? सैकड़ों %, 100 गुना से ज्यादा, बस आपके वही दोनों तो कुछ भी नहीं करते। 97% भारत एक तरफ खड़ा है और 2 या 3 परिवार एक तरफ। क्यों ऐसा कर रहे हैं मोदी? जनता पहले है, गरीब पहले है। इन अमीरों की तिजोरियां भरना आपकी नीतियों से बंद होना चाहिए। उस ट्वीट का स्वागत करता हूं। मैं कल से ही कह रहा हूं कि ब्लैक फंगस की बीमारी कोरोना से भी ज्यादा घातक होती जा रही है। सैकड़ों लोग मर गए, 1100 से ज्यादा संख्या तो यहीं पहुंच गई उत्तर प्रदेश में। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश अगर जोड़ ले तो न जाने कितने हजार हो गए। कितने लोगों की आंखें निकालनी पड़ी, कितने लोगों को इस भयानक बीमारी ने छीन लिया हमसे। और आज भारत सरकार कह रही कि हमारे पास दवाएं नहीं, इंजेक्शन नहीं, कोई नीति नहीं है आपकी। हमारे हिंदुस्तानी मर रहे हैं और आप वो इंजेक्शन भी नहीं ला पा रहे। मोदी जी, केंद्र सरकार से मैं आग्रह करूंगा, बचाइए ब्लैक फंगस वालों को जो ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इस इंजेक्शन को सर्वोच्च प्राथमिकता पे लाकर ये बीमारी इसके पहले महामारी बन जाए, भयंकर रूप धारण कर ले। शिवसेना नेता संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि शरद पवार साहब देश के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इससे राजनीतिक माहौल गरमाना नहीं चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ऑपरेशन लोटस ना बंगाल में होगा ना महाराष्ट्र में होगा। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के एक सीएम है। आज जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और पवार साहब इस देश के सबसे बड़े नेता है, महाराष्ट्र के तो है। उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, तो मैं मानता हूँ ये कर्टसी विजिट है, उससे कोई राजनीतिक माहौल गरमाएगा या भूल जाइए। जरूर पवार साहब ने फडणवीस साहब को मार्गदर्शन किया होगा कि इस हालात में जो संकट की घड़ी है महामारी की, उसमें विरोधी दल ने किस प्रकार से अपनी भूमिका लेनी चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए, सरकार के साथ किस प्रकार से कोऑपरेशन करना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अपने काम को लेकर सदैव सुर्खियों में रहते हैं। उनकी तारीफ विपक्षी दलों के नेता भी करते हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने उनकी सराहना की। इस पर कैबिनेट मंत्री असलम शेख की प्रतिक्रिया सामने आई। मनभेद कोई रखता नहीं है। नितिन गडकरी हो गए, उन्होंने कभी भी अपनी पार्टी की बात रखी है, लेकिन देश तोड़ने की बात, इख्तिलाफत की बात, हिंदू मुस्लिम की बात, इस तरीके की कोई बात कभी नहीं करते जिसमें जो है रंजिश पैदा हो, जिसमें एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ खड़े हुए। तो मेरे ख्याल से वो सही आदमी गलत पार्टी में। बीजेपी के 7 साल हो गए हैं, क्या कहना? कांग्रेस ने भी काफी बात।
भारतीय जनता पार्टी चिल्लाते रही, प्रधानमंत्री जी चिल्लाते रहे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया था, इन 7 साल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने उसको तबाह करने का काम किया। जितनी एसेट्स कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी के बाद खड़ी की थी, एक एक करके उसको बेचने का काम किया है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस देश की संपत्ति थी, चाहे फिर BSNL हो, एयरपोर्ट्स हो, आने वाले दिनों। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी राजनीतिक आरक्षण मामले का समयबद्ध तरीके से समुचित समाधान करने के लिए एक उपसमिति का गठन करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस वर्ग के लोगों को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ओबीसी के आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण के संस्था के आरक्षण के निर्णय के माध्यम से बहुत घोर अन्याय महाराष्ट्र सरकार की वजह से आज ओबीसी समुदाय पर हो रहा है। सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अवधि दिया, बहुत बार मौका दिया, फिर भी महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी जो बात है वो सही तरीके से ना रखने की वजह से आज ओबीसी पे अन्याय हुआ है। इस पर हम जोर से आवाज उठाएंगे और इस अन्याय को हम सहन नहीं करेंगे। जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र सरकार अपनी मंत्रिमंडल की एक उप समिति गठित करे और उसमें जल्दी से जल्दी ये निर्णय करके ओबीसी समुदाय को दिला देने का काम करे। ये हमारी बात नहीं, अभी आपने इशारा दिया है इलेक्शन नहीं होने देंगे। इलेक्शन होकर फायदा क्या? अगर हमारा पूरी तरह से ओबीसी का आरक्षण यहाँ रद्द कर दिया है, यहाँ इस राज्य में मराठा समाज और निराशा में है, ऐसे जिसमें लेने का कारण क्या है? चुनाव में सामान्य व्यक्ति को भी चुनाव लड़ा दिया जाए, सामान्य समाज के व्यक्ति को भी मौका मिले। इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह और उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री रह चुके नवजोत सिंह सिद्धू में चल रही तनातनी से निपटने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसे लेकर दिल्ली में पंजाब के विधायकों और नेताओं का 3 सदस्यीय पैनल के साथ मंथन सोमवार को ही शुरू हो गया। पंजाब कांग्रेस के करीब 26 विधायक सोमवार को ही दिल्ली पहुंचकर 3 सदस्यीय पैनल के सामने उपस्थित हुए और 1 to 1 अपनी बात रखी। यह बैठक अगले 3 दिन तक चलेगी, जिसमें पंजाब कांग्रेस के बागी नेता नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम अमरिंदर सिंह के भी शामिल होने की चर्चा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से गठित 3 सदस्यीय समिति में मल्लिकार्जुन खड़गे, जयप्रकाश अग्रवाल और हरीश रावत शामिल हैं। ये कमेटी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करके उनका फीडबैक लेगी। ये बैठक 3 हिस्सों में होगी। एक हिस्से में मंत्री और विधायक हैं, दूसरे हिस्से में पार्टी के सांसद, राज्यसभा सदस्य और प्रदेश प्रधान हैं
और तीसरे चरण में कमेटी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी बात कर सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, सब एक जगह हैं, इकट्ठे हैं। सिर्फ ये है कि जो डायरेक्शन नहीं मिली थी वो डायरेक्शन मिल जाएगी, सब काम करेंगे इकट्ठे। सिद्धू साहब के लिए क्वेश्चन तैयार है? क्या क्वेश्चन है? क्या क्या पूछेंगे भाई? हम उनको मंचों पे ले जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, वो हमारे लिए भाषण करने। एक अच्छे कांग्रेस के प्रवक्ता है और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा में काम करेंगे वो भी। साहब बिल्कुल नाराजगी दूर हो जाएगी। कांग्रेस के पसरट्टा बाजार स्थित कार्यालय पर सोमवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री की बर्खास्तगी और विद्यार्थियों का टीकाकरण नहीं होने तक परीक्षा नहीं कराने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की और संचालन शहर अध्यक्ष विनोद कुमार करदम ने किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कहा कि प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के भाई को फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी दिला दी गई। यही नहीं, 1621 मौतों को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने 3 की संख्या बताई। ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना टीकाकरण के परीक्षाएं निरस्त की जानी चाहिए। जिला उपाध्यक्ष बीना गुप्ता, एडवोकेट और सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा, वर्तमान सरकार बच्चों की जान और जीवन से खेल रही है। जिला शहर कांग्रेस कार्यालय पर हमारे कांग्रेस के तमाम साथी, हमारी नेता प्रियंका गांधी और अजय लल्लू जी के निर्देश पर इस प्रदेश के भ्रष्टाचारी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को लेकर और साथ ही साथ इस मांग को लेकर कि पहले वैक्सीनेशन कराया जाए, फिर परीक्षाएं कराई जाए। ये देश का भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री गलत आंकड़े पेश करता है। देश की जनता को भ्रमित करने का काम ये प्रदेश और देश की सरकारें कर रही हैं और आज इसके विरोध में हमारे तमाम कांग्रेस के साथी, जनपद के कोने कोने से, मेरे ब्लॉक के अध्यक्षगण, जिले के पदाधिकारी, शहर के पदाधिकारी, फ्रंटल प्रकोष्ठ विभाग के तमाम साथी, आज यहाँ हमारे सोशल मीडिया के तमाम साथी इस धरने में अपनी मौजूदगी से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। प्रियंका गांधी और अजय लल्लू जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और इस प्रदेश की तानाशाह सरकार के खिलाफ आज हम इस धरना प्रदर्शन में अपने पार्टी मुख्यालय पर। बिहार में कोरोना से जंग के दौरान एक घोटाले की जानकारी सामने आ रही है। यह घोटाला बिहार के सिवान जिले में हुआ। यहां 7 लाख की कीमत वाली एम्बुलेंस को 21 लाख में खरीदने का मामला सामने आया। इस पर पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया सुनिए आप। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है। समिति क्या निष्कर्ष निकालती है, जिसके बाद ही कुछ भी कहा जाना मुनासिब। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम केस के आरोपी मेहुल चौकसी के कारण भारत की राजनीति में काफी भूचाल आया था, लेकिन हाल ही में एंटीगुआ से लेकर डोमिनिका में घटे घटनाक्रम ने कैरिबियाई देशों की राजनीति को गरमा दिया है। एंटीगुआ और डोमिनिका दोनों ही देशों की विपक्षी पार्टियों ने मेहुल चौकसी के मसले पर अपने अपने देश की सरकार को निशाने पर लिया है। डोमिनिका में विपक्ष के नेता लिनॉक्स लिंटन ने अपने देश की सरकार पर आरोप लगाया है कि मेहुल चौकसी जिस तरह एंटीगुआ से गायब होकर यहां पाया गया है, उसने सरकार की मिलीभगत की ओर इशारा किया है। विपक्ष ने मांग की है कि मेहुल चौकसी से जुड़ी पूरी थ्योरी पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। डोमिनिका से पहले एंटीगुआ में विपक्षी पार्टी ने वहां के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन को निशाने पर लिया था, लेकिन एंटीगुआ में खुद प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने आरोप लगाया था कि मेहुल चौकसी उनके देश की विपक्षी पार्टियों को फंड कर रहा है, ताकि अगर वो सत्ता में आए तो उसे एंटीगुआ में रोका जा सके। देश भर में पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन नागपुर के गांधीनगर स्थित एक पेट्रोल पंप पर नुक्कड़ नाटक के जरिए किया गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाटकीय ढंग से प्रदर्शन कर बढ़ते पेट्रोल की महंगाई पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इस नाटक के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह संदेश दिया कि एक तरफ तो देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम जनता को खून के आंसू रुला रहे हैं। नागपुर में पेट्रोल की कीमत 100 के ऊपर है। ऐसे में युवक जिस तरीके से नाटकीय रूपांतरण के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर समय रहते
हालात नहीं सुधरे तो आम जनता इसी तरह से रोड पर अपने जीवन के साथ नाटक करते हुए नजर आएगी। कर्मचारियों को 100 रुपए पेट्रोल हुआ है, ये इनका भी पगारबाजी बराबर हो नहीं रहा है। ये लोग ये 3 साल के बच्चे के कपड़े पेट्रोल का भाव, पेट्रोल का भाव सरकार को मिले। यूपी के हाथरस से युवती द्वारा खुद को आग लगाने की घटना सामने आ रही है। मामला सिकंदरा का है, जहां एक युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ये प्रेम प्रसंग पिछले 7 महीनों से चल रहा था। जब पीड़िता ने युवक को शादी करने का दबाव बनाया तो युवक ने शादी से इनकार कर दिया, जिससे दुखी होकर युवती ने खुद को आग लगाकर मारने की कोशिश की। आग लगने की घटना का पता लगते ही पीड़िता की मां ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़िता का कहना है कि युवक उससे शादी नहीं करेगा तो वो दोबारा आत्महत्या का प्रयास करेगी। क्या नाम है लड़के का? कहाँ रहता है लड़का? वो भी गाँव में रहता है। अच्छा, वो तुमसे प्यार करता है? हाँ। फिर उसने मेरे साथ सब कुछ करा। अच्छा। मैंने कहा शादी कर ले। हाँ। करा करूँगा तेरे से शादी। हाँ। फिर शादी करने की बारी आई तो कह रहे मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। अच्छा। फिर मजबूर करके उसने मेरे को नाम लेने को। अच्छा, तो उस मजबूर करने के बाद आपने क्या क्या किया? वे मैंने फिर उसने आपको मारने की 3 बार कोशिश करी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इसने बोला जब मरती है तो मर जा, किसको धमकी देती है। अच्छा, तो उन्होंने कह दिया मैं मर जा, शादी नहीं करूँगा, ये कह दिया उसने? हाँ। उसके बाद में तुमने क्या किया? कुछ नहीं। ये आग कैसे लगा लिया आपने? उसकी खबरें अभी और भी है, यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब के लुधियाना को 21,000 कोवैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई है। केंद्र सरकार से वैक्सीन की पर्याप्त डोज उपलब्ध होने के बाद अब मंगलवार यानी कि आज 38 जगहों पर 45 साल से अधिक उम्र वालों की वैक्सीनेशन हो रही है। इनमें कुछ सेंटर लुधियाना शहर और बाकी जिलों के हैं। इन सेंटर्स पर पहली और दूसरी डोज लगाई जा रही है, वो भी निःशुल्क। हालांकि 18 से 44 साल उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन अब भी अधर में लटकी है। लगातार 9वें दिन उन्हें वैक्सीन से वंचित रहना पड़ा। निजी अस्पतालों पर वैक्सीनेशन होती रहेगी।
हमने पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड में अबाउट 22 लाख रुपए जमा कराया है और हमने सरकार को ये रिक्वेस्ट की है भी हमारी जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अबाउट 1400 के करीब हैं उनको और उनकी जो फैमिलीज़ हैं इमीडिएट फैमिलीज़, किसी की वाइफ है या किसी का पेरेंट्स साथ में रहते हैं, क्योंकि बच्चे 18 साल से नीचे तो किसी को वैक्सीन लगनी नहीं है, तो एटलीस्ट अबाउट 4400 की डिटेल हमने दी है कि हमने 4400 टोटल पर्सनस को वैक्सीनेट कराना है। तो उस हिसाब से हमने को अबाउट 22 लाख रुपए जमा करवाया है और सैटरडे से हमारे फैक्ट्री में ये कैंप लगना या वैक्सीनेशन शुरू हुई है सैटरडे और 29 तारीख को, 30 कल संडे भी लगी है और आज 31 को भी लग रही है और उम्मीद है कल पहली को भी लगेगी। तो ये फर्स्ट डोज अभी लगेगी और कुछ एम्प्लॉयज़ को सरकार की तरफ से पहली डोज मिल चुकी है। उनकी जो सेकंड डोज है वो अबाउट 85% एम्प्लॉयज़ हैं हमारे जिनको फर्स्ट डोज मिल चुकी है। उनकी सेकंड डोज ड्यू होगी अप्रॉक्सीमेटली 25 जून के बाद और हम फिर इनको रिक्वेस्ट करेंगे 25 जून के बाद इनको सेकंड डोज भी मिल जाए। और जिनको अभी फर्स्ट डोज लगी है वो कोवैक्सीन लगी है और कोवैक्सीन भी कहते हैं भी सेकंड डोज जो है वो महीने के बाद लगेगी। तो उम्मीद करते हैं अभी 25 जून के बाद अगर वो दोबारा वैक्सीनेशन शुरू करेंगे तो सेकंड डोज भी मिल जाएगी कोवाशील्ड की जिनको पहले लगी है और जिनको अभी लगी है फर्स्ट डोज कोवैक्सीन की वो भी ड्यू हो जाएगी। तो बाय एंड ऑफ जून या फर्स्ट वीक जुलाई में हमारी फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ हैं 100% उनको 2-2 डोज मिल जाएंगी। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 गुना चार्ज जो था वो बढ़ा दिया गया है। अडानी ग्रुप ने 10 गुना चार्ज को बढ़ा दिया है। अडानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट का चार्ज जो है उसे 10 गुना तक बढ़ा दिया है और इसके साथ ही आने वाले समय में देश के और भी एयरपोर्ट पर चार्ज बढ़ाने की तैयारी जो है वो भी की जा रही है। अडानी समूह ने 2019 में 6 सरकारी एयरपोर्ट को ऑपरेट करने का जो टेंडर था उसे जीता था। गुजरात के अडानी समूह ने साल 2019 में 50 साल के लिए 6 एयरपोर्ट की बोली को जीता था और इसके तहत इन एयरपोर्ट को ऑपरेट और मैनेज करने की जिम्मेदारी ली थी। कंपनी ने लखनऊ एयरपोर्ट पर टर्न राउंड चार्ज को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एविएशन के जानकारों का मानना है कि कंपनी इसके साथ ही आने वाले दिनों में अगर बात की जाए जयपुर की, अहमदाबाद की, मंगलोर की, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी के भी एयरपोर्ट इसी तरह से चार्ज बढ़ाए जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को बता दें। इस चार्ज के बढ़ाने से यात्रियों पर सीधे तौर पर फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जब एयरलाइंस कंपनियों से यह चार्ज वसूला जाएगा तो इसे यात्रियों से वसूला जा सकता है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के गोंडा में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां शादी के जश्न में बार बालाओं का डांस देखने को मिल रहा है। गोंडा जिले के टेपर हनपुरवा में एक शादी के दौरान कोरोना के नियम और कायदों को श्रद्धांजलि दे दी गई। डीजे के शोर के बीच सैकड़ों की भीड़ दिखाई दी। डीजे की धुन पर लोग थिरकते दिखाई दिए तो डांस और मस्ती के बीच जमकर बार बालाओं ने नुमाइश की। यह मामला रविवार की रात का बताया जा रहा है। मेरठ का मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड जहां मरीजों से खाली हो रही हैं, वहीं ब्लैक फंगस के मरीजों के बढ़ने से वार्ड में अब जगह कम पड़ने लगी है। ब्लैक फंगस से मेरठ में पिछले 24 घंटे के भीतर 3 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं मरीजों की संख्या अब 225 तक पहुंच चुकी है। मेडिकल कॉलेज में इस समय 100 मरीज भर्ती हैं जिनका ब्लैक फंगस का इलाज जारी है। इन मरीजों में आधे से ज्यादा दूसरे जिले और दिल्ली से आए हैं। आपको बता दें, दिल्ली सहित अन्य जिलों में ब्लैक फंगस की दवा खत्म है, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बिजनौर और बुलंदशहर सहित 15 जिलों से मरीज आ रहे हैं। बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस के बाहरी मरीजों के आने से मेडिकल कॉलेज में दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस कारण से ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 225 के पार हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा मरीज भर्ती है। यूपी
यूपी में कोरोना संक्रमण की गहन पड़ताल के लिए 4 जून से सीरो सर्वे शुरू किया जा रहा है। सभी 75 जिलों में होने वाले इस सर्वे के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि किस जिले के किस क्षेत्र में कोरोना का कितना संक्रमण फैला और आबादी का कितना हिस्सा संक्रमित हुआ। यही नहीं, इससे यह भी सामने आएगा कि कितने लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 9 की बैठक में सीरो सर्वे को लेकर हो रही तैयारियों की जानकारी ली। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 4 जून से शुरू हो रहे इस सर्वे को लेकर कार्य योजना तैयार हो चुकी है। सैंपलिंग कर लिंग और आयु सहित विभिन्न मानकों पर सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिलेवार सर्वे करने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके परिणाम जून के अंत तक आने की संभावना है। आपको बता दें, सीरो सर्वे में कई लोगों के सीरम की जांच होती है। इसके तहत शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने के एंटीबॉडी की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। पंजाब के जगरांव में ढाका विधानसभा क्षेत्र के मंडियारी गांव में बीती रात हुई भारी बारिश और आंधी से बिजली गुल हो गई। गांव के कई घरों में बिजली के उपकरण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यहां तक कि कई घरों में लगे बिजली के तारों में भी आग लग चुकी है। फिलहाल नुकसान का पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सका है क्योंकि गाँव में कल रात से बिजली नहीं है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांव मंडियानी में बिजली गिरने से कितना नुकसान हुआ है। गांव में लोगों के घरों के बाहर बिजली के मीटर के डिब्बे पूरी तरह से जल गए और पूरे गांव की बिजली रात से गायब हो गई। मंजू जी की गल हुई? रात 8:30 बजे के करीब बिजली डिगी आ। जानी पता ही नहीं कि की होया की नहीं। जानी अग निकली अंदर उदों पता लग्या वा। बाद च लोगों ने हक्का हुक्का मारिया भी तुहाडी बिल्डिंग छड्डने की इधर साइड तो, फिर उदों पता लग्या। कितना का नुकसान हुआ तो की चीज सड़ी है? फिटिंग बैरिंग तो सारी की खुल, बाकी मीटर मूटर चले गया, बिल्डिंग चली गई टैंकी वाली साइड तो। कोई बाकी हले कुछ पता ही नहीं, फ्रिज LCD चलता या नहीं चलता कोई पता ही नहीं है। कितना का नुकसान वो कोई 3.5-4 लाख का है। इन्ना का एस्टीमेट है। वाधे हो सकता जी, वाधे हो। सरकार तो की मांग? सरकार तो हम देखो जो कर दे, मुआवजा दे दे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव करते हुए पुलिस और लोगों के वाहन तोड़ दिए। पत्थर लगने से चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मी घायल हो गए। थाना नारखी क्षेत्र के गांव पिपरौली में पानी की टंकी लगी हुई है। उसी टंकी से पहाड़पुर गांव में पानी की आपूर्ति की जाती है। 3 दिन पहले असामाजिक तत्वों ने पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उसके बाद से गांव में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पाइपलाइन टूटने के कारण 3 दिन से पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव करते हुए उन्हें भी गांव से भगा दिया। करीब 1 घंटे तक ग्रामीण पथराव करते रहे। पथराव में चौकी इंचार्ज घायल हो गए। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में सोमवार को झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशनुमा हो गया। दिल्ली NCR में भी बीती रात हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली में बीती रात तेज बारिश के बीच भूकंप के हल्के झटके भी महसूस किए गए। बिहार और झारखंड में अब उमस भरी गर्मी लोगों को सताने लगी है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों बारिश और तेज हवा के कारण राहत मिलने के बाद राज्य के ज्यादातर मंडल में तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगा है। उधर यूपी के मथुरा में वृंदावन का विश्व प्रसिद्ध मंदिर के पट आम भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। कई जिलों को कोविड मरीज की संख्या कम होने के चलते ये फैसला लिया गया, जिसके बाद मंगलवार सुबह से ही देश भर के श्रद्धालु बांके बिहारी जी मंदिर में आकर अपने आराध्य भगवान के दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। मंदिर में प्रबंधक ने भक्तों से अनुरोध किया है कि वे सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए 5-5 लोगों को मंदिर में दर्शन करने की अनुमति दी है। तो वहीं लगभग 1 महीने के श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के खुश नजर आए। श्रद्धालुओं का कहना है कि बड़े दिनों बाद आज मंदिर में दर्शन का आनंद उठा पा रहे हैं और मंदिर में कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। आज जो अपने 1 माह बाद मंदिर खुला है, अपने आराध्य के दर्शन किए हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा दर्शन, बहुत अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा लगा कि व्यवस्था बनाई हुई है इन लोगों ने, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए
कोरोना के टीके को लेकर गांवों में अफवाहों से बचने और जागरूक करने के लिए यूपी के गोंडा जिले में प्रधान प्रतिनिधि मुस्लिम अली ने आशा बहु वर्कर के साथ गांव के गलियों चौराहों में डुगडुगी बजवाकर लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आप सभी से अपील करता हूं कि कोरोना का टीका आप लोग जरूर लगवाएं, झूठी अफवाहों पर ध्यान ना दें। यह टीका आपके और आपके परिवार के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क और उचित दूरी का पालन करें। हल्के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करवाएं। टीकाकरण और जांच के लिए जल्द ही गांव में कैंप लगेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होकर इसका लाभ उठाएं। ये सब बात सच है, टीका लगवाना चाहिए। टीका लगवाने से कुछ नहीं होता है। ये मौत वौत की बातें झूठी हैं, ये कुछ नहीं होती मौत वौत, ये सब अच्छी बातें हैं। टीका लगवाने से सेहत में अच्छी होती, हर एक चीज़ में अच्छी होती। टीका लगवाना बजवा कर सबसे अपील किया है कि सब लोग टीका लगवाएं, किसी के भ्रम या झूठी अफवाहों पर मत आएं। टीका सब लोग लगवाएं और टीका सुरक्षित है, कोई अफवाह में मत पड़े। और लगभग 20% आदमी हमारे गांव में टीका लगवा भी चुके हैं। जो 80% है, सबसे अपील कर रहे हैं हम कि यूपी के संभल में आज सुबह आए तेज आंधी तूफान के कहर ने एक युवक की जान ले ली। आंधी तूफान के चलते बोलेरो लोडर पर पेड़ गिरने से डीजे कर्मचारी की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे तहसीलदार सुधीर कुमार ने मौके का मुआयना किया और आगे की कार्रवाई चल रही है। सुबह लगभग 5 बजे करीब एसडीएम साहब ने सूचना दी कि ऐसे घटना ये नगला मेरी का एक व्यक्ति गाड़ी से जा रहा था तो उसके ऊपर पेड़ गिरने से उसकी मृत्यु हो गई है। तो हम लोग आज नाश्ता अस्पताल गए, अस्पताल में देखा तो शीशम का पेड़ महिंद्रा पिकअप से गिरा। और अब खबर हरियाणा के रोहतक से, जहां डीसी कैप्टन मनोज कुमार और एसपी राहुल शर्मा ने कोरोना महामारी को लेकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डीसी ने कहा कि हालांकि प्रदेश में संक्रमण की पॉजिटिविटी दर में कमी आई है, लेकिन नागरिकों को यह नहीं समझना चाहिए कि महामारी खत्म हो चुकी है। महामारी का दौर अभी जारी है, महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। लोग बेपरवाह कतई न हो और अनावश्यक आवागमन से बचें। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निर्धारित शर्तों और एसओपी का पालन किया जाए। बाजारों में जरूरी होने पर जाएं। डीसी ने यह भी कहा कि ताश खेलने और हुक्का पर मंडली ना बनाएं। तो वहीं एसपी राहुल शर्मा ने कहा कि अप्रैल और मई के दौरान अभियान चलाकर मास्क न पहनने वाले लोगों के करीब 8000 चालान काटे गए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि चालान काटने का मकसद केवल इतना है कि लोग मास्क पहनने की आदत डालें। जल्द ही नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का चालान काटने वाले पुलिस स्टाफ को बॉडी कैमरा दिया जाएगा ताकि इस कार्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो। कि बेपरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है और अभी कोरोना के दौर को आप ऑन समझकर चलिए, चलता हुआ समझकर चलिए और खतरा अभी हो सकता है ना टला हो। निश्चित तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, परंतु संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए सभी लोगों को, खास तौर पर जो लोग नौकरी पेशा जिनका बाहर है या जो लोग कारोबारी लोग हैं या जो लोग हर रोज़ जिनका आवागमन शहरी हलकों में या दूसरे शहरों में रहता है, वो थोड़ी ज़्यादा एहतियात बरतें, कांग्रीगेशन से बचें। ये ब्याह शादी की मास्किंग पे अपना विशेष ध्यान रखें। हमने अप्रैल और मई के महीने में इस पर विशेष कैंपेन चलाया है और लगभग दोनों महीनों में 7000 से 8000 लोगों के चालान किए हैं। हमारा उद्देश्य लोगों को चालान करना या तंग करना नहीं है, सिर्फ यही मैसेज देना है कि आप मास्क पहन के रखें। जब तक पूरी कम्युनिटी और पूरा देश वैक्सीनेट नहीं हो जाता तो यही एक तरह से कोविड की एक दवाई है, तो इसको जरूर यूज करें और इसमें पुलिस विभाग का। इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ANB न्यूज।